1996 यह वह साल था जब भारतीय संसद ने एक क्रांतिकारी कानून पारित किया, पेसा एक्ट, यानी पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट। आदिवासी समाज ने इसे अपने अस्तित्व की रक्षा का अंतिम हथियार माना। आज 2026 है, 3 दशक बीत चुके हैं, लेकिन एक सवाल आज भी हर आदिवासी गांव में गूंजता है, नियम तो बन गए लेकिन अधिकार क्यों नहीं मिले। जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरु, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे संवैधानिक जटिल विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ कानून की भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि 2 विचारधाराओं के बीच संघर्ष है। प्रशासनिक पेशा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पेशा बनाम क्रिटिकल पेशा, या यूँ कहें विशेषण बनाम संज्ञा। आपने सही सुना। आज हम समझेंगे कि क्यों पेशा कानून बनने के बाद भी आदिवासी समाज अपने हक से दूर है और क्यों ग्राम सभा को अब तक एक संस्था के रूप में मान्यता नहीं मिली। पेशा को समझने के लिए हमें 2 शब्दों में अंतर समझना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पेशा और क्रिटिकल पेशा। प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव पेशा वह है जो सरकारी फाइलों में मौजूद है। यह वह कानूनी ढांचा है जिसमें ग्राम सभा को एक समिति या सलाहकार निकाय के रूप में देखा जाता है। यह पेशा कहता है कि ग्राम सभा से परामर्श किया जाए, लेकिन जिस पेशा की बात आज हम करना चाहते हैं, जिसे हम क्रिटिकल पेशा कहते हैं, वह आदिवासी समाज की अपेक्षा है। यह वह अवधारणा है जहां ग्राम सभा सिर्फ सलाह नहीं देती बल्कि अंतिम निर्णय लेती है, जहां यह न कहे कि हमसे परामर्श करो, बल्कि यह कहे कि हमारी सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं। एक दृश्य की कल्पना कीजिए कि झारखंड के किसी गांव में पंचायत भवन के सामने 10-12 लोग बैठे हैं। एक सरकारी अधिकारी उनके सामने एक कागज़ रखता है, जो भी कहना है वो कह देता है और फिर कहता है कि ग्राम सभा की बैठक हो गई, सबने सहमति दे दी। अगले दिन अखबार में खबर आती है कि ग्राम सभा ने खनन परियोजना को मंजूरी दी, 60 फीट की चौड़ी सड़क बनवाने की मंजूरी दे दी, रिंग रोड बनवाने की ग्राम सभा मंजूरी हो गई। लेकिन उस गांव के बाकी 1000 लोगों को पता नहीं था। यह कैसे संभव हुआ? क्योंकि उस ग्राम सभा को कोई कानूनी व्यक्तित्व, कोई संज्ञा नहीं दी गई थी। वह सिर्फ लोगों के एक समूह का विशेषण था, और जब ग्राम सभा एक विशेषण है तो उसे कोई भी परिभाषित कर सकता है। तो समस्या स्पष्ट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक पेशा ग्राम सभा को एक कार्यक्रम मानता है। जैसे कोई योजना आती है, कुछ लोगों से हस्ताक्षर ले लो, रजिस्टर में दर्ज करो और आगे बढ़ो। लेकिन क्रिटिकल पेशा उसे एक संस्था मानती है जिसकी पहचान, सीमाएं और अधिकार है। आज का सवाल यही है, पेशा 1996 में बना, राज्यों ने रूल्स भी बनाए, फिर भी आदिवासियों के हक और अधिकार उनसे दूर क्यों हैं? इसका जवाब किसी नियम में नहीं, किसी सरकार की नीयत में नहीं, बल्कि एक गहरी वैचारिक लड़ाई में छुपा है। एडमिनिस्ट्रेटिव पेशा बनाम क्रिटिकल पेशा, विशेषण बनाम संज्ञा, और इसी टकराव को आज हम समझेंगे। 1996 में संसद ने पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट यानी पेशा एक्ट 1996 पास किया। यह कानून 5वें अनुसूची के आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम स्वशासन का संवैधानिक आधार बना। इस कानून ने स्वीकार किया कि आदिवासी समाज की अपनी परंपराएं हैं, अपनी शासन व्यवस्था है और उन्हें संरक्षित करना राज्य का दायित्व है। पेशा की कुछ धाराओं से समझेंगे कि हाथों दुनों क्या करती है। धारा 4A, आदिवासियों की प्रत्येक ग्राम सभा रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक और धार्मिक पद्धतियों और सामुदायिक संपदाओं की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों का पालन करने में सक्षम होगी। धारा 4D, प्रत्येक ग्राम सभा अपनी परंपराओं, रूढ़ियों, सामुदायिक संपदाओं के प्रबंधन और रीति रिवाजों की रक्षा एवं संरक्षण करने में सक्षम होगी। धारा 4E, ग्राम सभा को प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण का अधिकार होगा। धारा 4I, भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की अनिवार्य सहमति का अधिकार होगा। लेकिन झारखंड पेशा रूल को छोड़कर दूसरे सभी राज्य सरकारें परामर्श यानी कि कंसल्टेशन को सहमति यानी कि कंसेंट से जोड़ने से बचती रही है, और ग्राम सभा की आपत्ति को डीसी स्तर के अधिकारी अक्सर ओवर रूल कर दे रहे हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव पेशा ही वह रूल है जहां से असली खेल शुरू होता है। केंद्रीय पेशा एक्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे इस केंद्रीय कानून के अनुरूप अपने रूल्स बनाएं। उड़ीसा को छोड़कर सभी 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और तेलंगाना ने रूल्स बना दिए हैं। लेकिन इन सभी रूल्स में एक समान चीज़ है, इन्होंने ग्राम सभा को सिर्फ एक प्रक्रिया के रूप में देखा, एक मीटिंग के रूप में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट के रूप में। जब भी किसी परियोजना की मंजूरी चाहिए, ग्राम सभा बुला लो। जब भी कोई योजना लागू करनी हो, कुछ लोगों के हस्ताक्षर ले लो। यही है एडमिनिस्ट्रेटिव पेशा, जहां ग्राम सभा एक टूल है, एक सॉवरेन बॉडी नहीं, संप्रभु निकाय नहीं। विशेषण बनाम संज्ञा ही वास्तव में ग्राम सभा की पहचान का संकट बन गया है। अब आते हैं उस केंद्रीय प्रश्न पर जो इस पूरी समस्या की जड़ है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन पेशा के कार्यान्वयन में सबसे बड़ी विफलता के कारण को मैं इस भाषाई और व्याकरणिक तरीके से समझाता हूँ। हिंदी व्याकरण में हम संज्ञा और विशेषण के बारे में सुने होंगे, हम सभी पढ़े थे। विशेषण या एडजेक्टिव वह होता है जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, जैसे लाल गेंद, बड़ा घर, यह गुण बताता है, लेकिन स्वयं कोई वस्तु नहीं होता, अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। और संज्ञा या नाउन वह होता है जो स्वयं एक पहचान रखता है। और इसमें लाल गेंद, बड़ा घर तो हमने विशेषण सुना, उसमें गेंद और घर ये संज्ञा है, एक स्वतंत्र पहचान, एक इकाई, एक अस्तित्व जो अपने आप में पूर्ण है। अब पेशा को देखिए। जब अधिकारी कहते हैं ग्राम सभा की बैठक, तो वे ग्राम सभा को विशेषण की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोगों की बैठक। लेकिन जब आदिवासी समाज कहता है हाथों दुनों, तो वे उसे संज्ञा मान रहे हैं, गांव समाज का एक संस्थागत रूप। यह पहचान आदिवासियों की सभ्यता से जुड़ी है। यहीं पर सारी गड़बड़ी शुरू होती है। जब कोई अधिकारी कहता है ग्राम सभा की मंजूरी ले लो, तो वह समझता है 10-15 लोगों के हस्ताक्षर लेकर फाइल आगे बढ़ा दो। यह विशेषणात्मक ग्राम सभा है, योजना की स्वीकृति के लिए एक औपचारिकता। लेकिन आदिवासी परंपरा में ग्राम सभा एक संज्ञात्मक पहचान है। यह पूरे गांव समाज का प्रतिनिधित्व करती है, उसकी भूमि, जल, जंगल, परंपराएं और अस्तित्व, सब कुछ। यह कोई बैठक नहीं है जो महीने में एक बार होती है, यह एक निरंतर संस्था है जो गांव की संप्रभुता का प्रतीक है। अब सोचिए, सरकार ग्राम सभा को किस रूप में देखती है? सरकारी ग्राम सभा की परिभाषा इतनी खोखली है कि इसमें कोई भी फिट हो सकता है, लेकिन आदिवासी समाज ग्राम सभा को एक संज्ञा के रूप में देखता है, एक पारंपरिक संस्था जिसकी अपनी पहचान है, अपनी भौगोलिक सीमा है, अपनी निर्णय प्रक्रिया है, अपनी ऐतिहासिक वैधता है, अपनी सभ्यता है। एस्ट्रोएसेटिक मुंडा परिवार में ग्राम सभा को हाथों दुनों बोलते हैं और उसी नाम से उनकी सभ्यता झलकती है। उस व्यवस्था में मानकी मुंडा, मांझी परगना आदि होते हैं। ये सिर्फ बैठकें नहीं होती है, ये संस्थाएं हैं जिनकी अपनी विधिक पहचान थी, अपना क्षेत्राधिकार था, अपना निर्णय अंतिम होता था। अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें कस्टमरी लॉ कहकर मान्यता दी थी, भले ही वह भी अपने औपनिवेशिक हितों के लिए ही सही। लेकिन आज़ाद भारत का प्रशासन इन्हें उस दर्जे की संस्था मानने को तैयार नहीं रही। यही कारण है कि आज जब किसी खनन परियोजना के लिए ग्राम सभा की मंजूरी चाहिए होती है, तो वह प्रशासन क्या करता है? वह कुछ लोगों को बुलाता है, उन्हें कागज़ दिखाता है, कभी कभी पढ़ने का मौका भी नहीं देता, हस्ताक्षर करा लेता है और फिर कहता है ग्राम सभा ने सहमति दी। यह कैसे संभव है? क्योंकि ग्राम सभा को कोई लीगल पर्सनहुड नहीं दी गई, उसका कोई रजिस्टर्ड रूप नहीं है, उसके पास कोई सील नहीं, कोई काउंट नहीं, कोई कानूनी अस्तित्व नहीं। जब ग्राम सभा सिर्फ एक विशेषण है, गांव के लोगों का समूह, तो कोई भी कह सकता है कि यही लोग उस गांव के हैं, इन्होंने हस्ताक्षर किए, ग्राम सभा हो गई। राज्यों ने जानबूझकर ग्राम सभा या उचित स्तर की पंचायत, यानी कि ग्राम सभा और पंचायत एट अप्रोप्रिएट लेवल में से यानी कि और शब्द का फ़ायदा उठाया। जहां ग्राम सभा विरोध करे, वहां अधिकारी कह देते हैं कि उचित स्तर जिला परिषद है या ब्लॉक है। ग्राम सभा को बाईपास कर दिया जाता है। यह तभी संभव है जब ग्राम सभा को एक संस्था ना मानकर सिर्फ एक कार्यक्रम माना जाए। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्या सोचा जाए? ऐसे रहने दिया जाए या बदलाव लाया जाए? उत्तर बहुत सरल लेकिन बहुत क्रांतिकारी है।
भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में किसी भी संस्था को वास्तविक अधिकार तभी मिलते हैं जब वह राजपत्र यानी कि गैजेट में अधिसूचित हो। देखिए, जिला कलेक्टर का दफ्तर एक संस्था है क्योंकि वह राजपत्र में है। पुलिस थाना एक संस्था है क्योंकि यह अधिसूचित है। लेकिन क्या किसी भी राज्य की पेशा नियमावली में ग्राम सभा को एक अधिसूचित संस्था का दर्जा दिया गया है? उत्तर है नहीं। तो ग्राम सभा को भी गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से संज्ञात्मक कानूनी पहचान दी जाए। अब सोचिए, अगर ग्राम सभा को भी इसी तरह गैजेट में नोटिफाई किया जाता है तो उसकी भौगोलिक सीमा तय हो, उसके सदस्यों की परिभाषा तय हो, उसके निर्णय प्रक्रिया दर्ज हो, तो क्या होगा? पहला परिणाम तो आप ये देख सकेंगे कि कोई भी अधिकारी कुछ लोगों के हस्ताक्षर को ग्राम सभा का निर्णय नहीं बता सकेगा क्योंकि ग्राम सभा की परिभाषा गैजेट में दर्ज होगी। दूसरा परिणाम यह होगा कि ग्राम सभा के निर्णय को चुनौती देने के लिए उसी बॉडी के समक्ष जाना होगा। एक कलेक्टर उसे ओवरराइड नहीं कर सकेगा, उसे भी ग्राम सभा के समक्ष हाजिर होना होगा। तीसरा परिणाम यह होगा कि ग्राम सभा अदालत में खड़ी हो सकेगी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने के लिए या ऐसे फैसले के लिए जिसे पेशा एक्ट और पेशा रूल के तहत ग्राम सभा को दिए गए हैं। चौथा परिणाम यह होगा कि पारंपरिक शासन व्यवस्था को संवैधानिक संरक्षण मिलेगा क्योंकि गैजेट नोटिफिकेशन उसी परंपरा को दर्ज करेगी। पांचवा परिणाम यह होगा कि जैसे नगरपालिकाएं और निगम कॉरपोरेट बॉडी है, वैसे ही ग्राम सभा को भी कॉरपोरेट बॉडी का दर्जा मिल जाएगा। छठा परिणाम यह होगा कि ग्राम सभा को अपने स्वयं के स्वतंत्र बजट और कोषागार का अधिकार होगा। ऐसे परिणाम से किसे दिक्कत होगी, आप समझ रहे होंगे। यह कोई नई बात नहीं है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स के लिए ग्राम सभा को एक निश्चित प्रक्रिया से नोटिफाई करना होता है। कुछ राज्यों में इसके अच्छे उदाहरण मिलते हैं। नागालैंड में विलेज काउंसिल को स्टेचुअरी रिकॉग्निशन प्राप्त है, तो मेघालय में दरबार सॉन्ग को, मिजोरम में विलेज काउंसिल एक्ट है। ये सब उदाहरण बताते हैं कि यह संभव है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो। लेकिन 5वें अनुसूची के राज्यों में जहां पेशा लागू है वहां इस दिशा में काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यदि ग्राम सभा को लीगल पर्सनहुड मिल गई तो खनन परमिट, वन भूमि हस्तांतरण और विस्थापन की प्रक्रिया उतनी आसान नहीं होगी, यानी आदिवासी अधिकारों को मान्यता देना सरकार की मजबूरी हो जाएगी। यही है असली राजनीतिक अर्थशास्त्र। जब तक ग्राम सभा एक विशेषण है, वह कॉरपोरेट और गवर्नमेंट इंटरेस्ट की सेवा करती है। जब वह संज्ञा बन जाएगी तब वह आदिवासी समाज के हितों की रक्षा करेगी। तो हम वापस अपने मूल प्रश्न पर आते हैं, क्यों पेशा नियम बनने के बाद भी अधिकार नहीं मिले? क्योंकि प्रशासनिक पेशा चाहता है कि आदिवासी समाज पहले की तरह ही रहे, बिखरे हुए, व्यक्तिगत हितों में बंटे हुए, जिन्हें विकास की छतरी के नीचे मैनेज किया जा सके। यह प्रणाली चाहती है कि ग्राम सभा एक बैठक रहे जिसमें कुछ प्रभावशाली लोग बैठकर हस्ताक्षर कर दें। लेकिन क्रिटिकल पेशा चाहता है कि ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था बने जिसके पास भूमि अधिग्रहण पर वीटो पावर हो, खनन पट्टे रद्द करने का अधिकार हो और अपने बजट का स्वायत्त नियंत्रण हो। आइए कुछ ज़मीनी उदाहरणों से कुछ समझते हैं। पहला उदाहरण तो वही नियमगिरी का है, जब ग्राम सभा ने संज्ञा की तरह काम किया। याद कीजिए 2013 का नियमगिरी मामला, वेदांता खनन परियोजना के खिलाफ ग्राम सभा का फैसला। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ग्राम सभा का अधिकार सिर्फ परामर्श का नहीं बल्कि स्वामित्व और निर्णय का है। यह शायद पेशा के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि ग्राम सभाएं खुद निर्णय करेंगी और 12 में से 12 ग्राम सभाओं ने वेदांता के खनन को अस्वीकार करने का सर्वसम्मत फैसला किया। यह तब संभव हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम सभा को एक सॉवरेन डिसीजन मेकिंग बॉडी माना, यानी संज्ञा के रूप में, और परिणाम आदिवासी समाज जीत गया। लेकिन क्या यह व्यवहार में कहीं और हो रहा है? नहीं। दूसरा उदाहरण झारखंड के सारंडा का आप देख सकते हैं। झारखंड के सारंडा जंगल में कई खनन परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की सहमति ली गई, लेकिन जांच में पाया गया कि जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए उनमें से कई उस गांव के निवासी ही नहीं थे। ग्राम सभा का कोई रजिस्टर नहीं, कोई कोरम का नियम नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, तो कैसा पता चले कि असली ग्राम सभा हुई या नहीं? यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं, यह एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। जब तक ग्राम सभा की सदस्यता, उसका कोरम, उसकी बैठक की प्रक्रिया, उसके निर्णय का अभिलेखन, ये सब गैजेट में दर्ज नहीं होंगे, तब तक कोई भी प्रशासनिक
अधिकारी कुछ लोगों को बैठाकर ग्राम सभा घोषित करते रहेगा। पेशा रूल्स में ग्राम सभा की परिभाषा भी देखिए, यह गांव के सभी वयस्क मतदाताओं की सभा है, लेकिन इसे गैजेट में एक आइडेंटिफाइड बॉडी के रूप में नोटिफाई नहीं किया गया। इसका मतलब हर बार ग्राम सभा नहीं होती है, उसके पिछले निर्णयों का कोई कम्युलेटिव रिकॉर्ड नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं, कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं। यह वैसा ही है जैसे हर चुनाव के बाद संसद को नए सिरे से परिभाषित किया जाए और उसके पिछले सभी कानून रद्द हो जाएं। तो क्रिटिकल पेशा आखिर चाहता क्या है? यह सिर्फ नियमों को ठीक से लागू करने की मांग नहीं है, यह एक वैचारिक पुनर्निर्माण की मांग है। एडमिनिस्ट्रेटिव पेशा में ग्राम सभा लोगों के समूह को बोलते हैं, जबकि क्रिटिकल पेशा एक संस्था है, ये संज्ञात्मक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पेशा में ग्राम सभा एक बैठक की प्रक्रिया है, जबकि क्रिटिकल पेशा में ग्राम सभा एक सॉवरेन बॉडी है। एडमिनिस्ट्रेटिव पेशा में निर्णय सिर्फ हस्ताक्षर होने से हो जाते हैं, जबकि क्रिटिकल पेशा में निर्णय पारंपरिक रूप से सर्वसहमति से सामूहिक प्रक्रिया है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पेशा कोई लीगल पर्सनहुड नहीं है, लेकिन क्रिटिकल पेशा गैजेट नोटिफिकेशन से लीगल आइडेंटिटी रखता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पेशा सरकारी एजेंडा का टूल है, जबकि क्रिटिकल पेशा आदिवासी स्वशासन का माध्यम है। तो अब समझ गए होंगे, क्रिटिकल पेशा मैंने शब्द नाम दिया, लेकिन बाद में है एक संज्ञात्मक पेशा की बात। तो क्रिटिकल पेशा की क्या और मांग हो सकती है जो हमको समझना चाहिए? तो पहली मांग तो ये होनी चाहिए कि प्रत्येक ग्राम सभा को गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से एक डिफाइंड बॉडी के रूप में नोटिफाई किया जाए, उसकी भौगोलिक सीमा, सदस्यता और निर्णय प्रक्रिया दर्ज हो। दूसरी मांग यह हो सकती है कि ग्राम सभा को ज्यूरिस्टिक पर्सन का दर्जा दिया जाए, ताकि वह अदालत में खड़ी हो सके, संपत्ति रख सके और अपने अधिकारों की कानूनी रक्षा कर सके। तीसरी मांग यह हो सकती है कि ग्राम सभा के निर्णय को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और राज्य सरकार के लिए बाइंडिंग बनाया जाए, सलाह नहीं आदेश। चौथी मांग यह हो सकती है कि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, जिसमें मानकी मुंडा, माझी परगना, इनको लीगल फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट किया जाए। पांचवा मांग यह हो सकता है कि ग्राम सभा के निर्णयों का एक ऑफिशियल डिजिटल और फिजिकल रजिस्टर बनाया जाए, रखा जाए, जो कम्युलेटिव हो और जिसे कोई भी अधिकारी इरेज ना कर सके। तो साथियों, आज हमने समझा कि पेशा की विफलता का कारण सिर्फ नियम ना मानना नहीं है, असली कारण है एक वैचारिक टकराव। सरकार ग्राम सभा को विशेषण मानती है, लोगों के एक अनिश्चित समूह का नाम। आदिवासी समाज ग्राम सभा को संज्ञा मानता है, हाथों दोनों, एक पहचान, एक संस्था, एक सॉवरेन बॉडी, संप्रभु इकाई। और जब तक यह द्वंद्व सुलझता नहीं, जब तक ग्राम सभा को गैजेट नोटिफिकेशन से संज्ञात्मक पहचान नहीं मिलती, तब तक पेशा सिर्फ कागज पर रहेगा और आदिवासियों के अधिकार उनसे दूर रहेंगे। जब ग्राम सभा संज्ञा बनेगी, तभी आदिवासी राज आएगा। अगर आपको यह विश्लेषण सही लगा हो तो इसे अपने गांव के युवाओं तक, अपने पेशा कार्यकर्ताओं तक, अपने नेताओं तक जरूर पहुंचाइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ज़रूरी विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें। सबों को धन्यवाद। जोहार।